क्या फ़र्क है खुदा और पीर में, क्या फ़र्क है किस्मत और तकदीर में। आप जो चाहो ना मिले ज़िंदगी में तो समझ लेना कि इससे भी अच्छा लिखा है आपके हाथ के लकीर में। हेलो फ्रेंड्स, मैं यश आनंद यूनियन एकेडमी में एक बार फिर सबका स्वागत है। हम लोग बिहार सिविल कोड प्यून मैथमेटिक्स सेक्शन को सोल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 5 के क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग 51 से क्वेश्चन नंबर 70 तक सोल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 से क्वेश्चन नंबर 85 तक सोल्व करेंगे, क्योंकि पीछे उस वीडियो का जो लेंथ था वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था और हम लोग ये रुक्मिणी जो बुक दिख रहा है इसी बुक से हम लोग सोल्व कर रहे हैं। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। कहता है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:1 है। यदि इसका परिमाप 96 मीटर है तो आयत की लंबाई कितनी होगी। हम जानते हैं कि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 × L + B होता है, और उसी में इसका अनुपात दिया हुआ है L × B का अनुपात 3:1 दिया हुआ है। अनुपातिक इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लगा देंगे। तो अब इसका मान, आयत का परिमाप जो दिया हुआ है 2 × L के जगह पर हो जाएगा 3x और यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू, और 96 दिया हुआ है 96 मीटर। अब इससे इधर जाके भाग हो जाएगा और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4x इक्वल टू, इससे इसको पहले भाग देंगे तो 4 दूना 8, 8 दूना 16, फिर इससे ये कट जाएगा कितना 12 चौका 48। x का मान जो आ गया हमारा कितना आ गया 12 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आयत की लंबाई कितनी होगी। तो लंबाई का मान जो है L का जो मान है वो है 3x, अर्थात 3 × इसमें 12 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12×3 36, 12×3 36 मीटर। और जिस ऑप्शन में 36 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 में कहता है कि 21 प्रेक्षणों का माध्य 40 है। माध्य मतलब औसत। यदि 10 प्रेक्षणों में से प्रत्येक का मान 21 बढ़ा दिया जाए तो प्रेक्षणों का नया माध्य क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, पहला मेथड देखेंगे, हम लिखेंगे टोटल का योग। पहले क्या लिखेंगे, टोटल का योग निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, योग बराबर होता है औसत गुने संख्या। तो क्या हो जाएगा, औसत हमारे पास 40 है और प्रेक्षणों की संख्या यानी कि संख्या कितना है, इतना है। और कहता है कि इसी में से 10 और है जिसमें 21 बढ़ा दिया जाता है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि नया माध्य क्या होगा। तो हम लिखेंगे नया माध्य बराबर, हम जानते हैं कि माध्य बराबर मतलब योग बटा संख्या होता है। तो ऊपर तो योग हम निकाल लिए, उसी में बढ़ाया गया है, कोई दूसरा संख्या नहीं बढ़ा है। और बट्टा में उसकी संख्या ज्यों का त्यों ही है, 21 ही है। अब 21 जब आप कॉमन लेके दोनों में से काट दीजिएगा तो 40 और 10 कितना हो जाएगा 50, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगर आप चाहें तो दूसरा तरीका भी हम लोग अपना सकते हैं। सेकेंड मेथड में डायरेक्ट हम लिखेंगे नया माध्य बराबर, पहले से कितना दिया हुआ है देखिएगा 40 दिया हुआ है, और जो भी कमी होता है या माइनस होता है, यानी कि प्लस होता है या माइनस होता है, उसकी क्रिया अलग स्पेशल कर लेंगे। 10 है और 10 में कितना बढ़ाया जाता है 21 बढ़ाया जाता है, और प्रेक्षणों की संख्या कितना है 21 है। यानी कि जब भी माध्य में एक भी संख्या पर या मतलब उसके संख्या के एक भी कमी या ज़्यादा किया जाता है तो उसका असर सबों पर पड़ता है, इसलिए सभी से भाग दिया जाता है। तो 21 से 21 कट जाएगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 10 और ये 40 50 हो जाएगा। इस तरीके से भी 50 हो जाएगा। इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है, और ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि आवर्ती दशमलव कहते किसको हैं। आवर्ती दशमलव कहते किसको हैं। तो आवर्ती दशमलव में मतलब जिस भिन्न के हर में 2 या
5 के अलावा कोई तीसरा गुणनखंड मौजूद होता है आवर्ती दशमलव कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको चेक करेंगे ऑप्शन को। तो पहले जो कॉमन है पहले इसको हम लोग गायब मारेंगे। जब इसको गायब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कटेगा 12 से, 12 दूना 24 और 12 पच्चे 60। तो ध्यान दीजिएगा इसके जो नीचे जो है हर में सिर्फ 5 आया या 2 का अगर गुणनखंड के अलावा तीसरा नहीं आया, इसका मतलब यह शांत है। क्या हो जाएगा, यह शांत है, यह शांत दशमलव में चला जाएगा, यह शांत है। उसके बाद फिर यहां पे हम लोग आएंगे, जब 12 से इसको आप काटिएगा तो क्या कटेगा, 12 दूना 24 और फिर ये कट जाएगा हमारा 12 दूना 24 और ये 12 10, अर्थात देखिए ये फिर कट रहा है, अभी 1/5 हो रहा है। इसका मतलब 1/5 का मतलब भी हुआ शांत। देखिए अभी हमने देखा यहां पर कि 2 होना चाहिए या बट्टा में 5 होना चाहिए या इसके ऊपर इसका पावर कुछ होना चाहिए। उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा इसमें देखते हैं, ये कटेगा 6 से, तो 6 से कटेगा तो 6 चौका कितना हो जाएगा 24। उसके बाद में यह भी 6 से कटेगा तो 15 बार में कट जाएगा, 15 छक 90 होता है। अब ध्यान दीजिएगा जब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, उसके बाद में 3 गुना 5 आ गया। देखिए यही हमारा आंसर होगा। देखिए 2 और 5 के अलावा यहाँ पर 3 है, इसका मतलब हमारा आवर्ती दशमलव यही होगा। उसके बाद इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। अब जब चेक कर लिए तो क्या हो जाएगा, ये 6 से कटेगा तो 6 चौका 24 और 6 पच्चे 30 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी 5 आया, इसका मतलब यह भी हमारा शांत दशमलव होगा और आवर्ती दशमलव जो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कहता है यदि मैं एक वस्तु को 595 रुपये में बेचता हूं तो मुझे 19% लाभ प्राप्त होता है। यदि मैं इसे 475 रुपया में बेचता हूं तो मुझे होने वाला लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले हम वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो मान लीजिए कि देखिए जब 595 में बेचता है तो 19% लाभ होता है। इसका अर्थ हुआ इसका जो अभी एसपी अभी का है वो है एसपी है, यानी कि 119% बराबर 595 रुपया। ये कट जाएगा तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 5 रुपया, अर्थात 100% जब भी होता है यही हमारा सीपी होगा, यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 100% बराबर 500 रुपया हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहता है कि न्यू एसपी जो हो रहा है, न्यू एसपी यानी कि न्यू सेलिंग प्राइस, वो कितना का हो रहा है, वो हो रहा है आपको 475 रुपया का हो रहा है। तो कितना का हानि हो रहा है, 75 रुपया का हानि हो रहा है, यहां पर लॉस हो रहा है। तो लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर होता है, हानि कितने रुपए का हो रहा है 25 रुपये का, कितना पर हो रहा है तो 500 पर हो रहा है, गुना हो जाएगा 100%। देखिए 00 से 00, इससे ये कट जाएगा, अर्थात 5% की हानि हो जाएगी। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में कहता है यदि a माइनस 1/a बराबर 7 हो तो a² प्लस 1/a² बराबर व्हाट। तो ध्यान दीजिएगा मेथड 1 हम देखते हैं, डायरेक्ट इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। तो इसका डायरेक्ट जो आंसर होगा, देखिए दिए गए वैल्यू का स्क्वायर करते हैं, उसके बाद में यहां अगर माइनस है तो यहां पर हम 2 प्लस जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा 49 और 2 51, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा अगर तरीके की बात करें कि ये चीजें हमें नहीं समझ में आ रही है, हम बता देते हैं कि ये कैसे आता है। तो ध्यान दीजिएगा दूसरे तरीका में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे a माइनस 1/a का होल स्क्वायर और 7 का भी होल स्क्वायर, दोनों तरफ क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। तो हम जानते हैं ये a का काम कर रहे हैं b का, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2a
b होता है और इधर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर होता क्या है, इससे ये कैंसिल हो जाता है और यही 2 इधर जाके ऐड हो जाता है, इसीलिए इसको लोग कहते हैं कि यह ट्रिक हो गया। इधर जाके इधर से क्या करेंगे, इसमें 2 को जोड़ देंगे और यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 51। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में कहता है कि एक प्राकृतिक संख्या को जब 9, 10, 12 या 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 9, 10, 12 या 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। यानी क्वेश्चन कहना चाहता है कि 9, 10, 12 और 15 का एलसीएम लसा निकालकर उसमें 3 जोड़ दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे 9, 10, 12, 15 का लसा। तो इसका लसा निकालेंगे तो देखिए सबसे पहले बड़े वाला को तोड़ते हैं। तो क्या में तोड़ेंगे, 3 और 5 में टूट जाएगा। 3 पहले से मौजूद है, इसका मतलब इसमें 2 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 5 दूना 10 हो गया, एक 3 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो गया एलसीएम। एलसीएम जो आ गया और इसी में हमको क्या करना है, जो शेष बचने की बात कर रहा है इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो वही हमारी संख्या जो है निकल गई। तो क्या हो जाएगा, इसको गुना करके हम लोग देखते हैं। 3 तिहाई 9 और 9 दूना 18, 18 दहाके कितना हो जाएगा 180 और प्लस में क्या करेंगे 3 हम लोग उसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 183 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था। तो वाई की वर्तमान आयु क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे एक्स और वाई जैसे दिया है कि वर्तमान आयु का अनुपात जो है 3:4 है। क्वेश्चन में कहता है 5 साल पहले, ये वर्तमान है, प्रेजेंट है, इससे पीछे जाएंगे। 5 साल पहले इनके आयु का अनुपात जो था 5:7 था। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर कंपेयर करते हैं, यहां कितना का अंतर है 2 का, लेकिन यहां कितना का अंतर है 3 का। तो नया वैल्यू प्राप्त करने के लिए नीचे वाले अंतर से ऊपर में गुना करते हैं। तो यहां 1 का अंतर है तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जैसे का तैसे छोड़ देंगे। और ऊपर वाले अंतर से नीचे वाले में गुना करते हैं तो नया वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। यहां 2 का अंतर है तो क्या हो जाएगा, यहां 6 हो जाएगा और यहां कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहां पर सेम अंतर आ गया, अनुपात 1:5 वर्ष। 5 वर्ष का जो डिफरेंस है ये, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, यही इसका प्रेजेंट है। तो वाई के बारे में पूछा गया कि तो वाई का वर्तमान आयु अर्थात अनुपात 8 बराबर कितना हो जाएगा, जब 1:5 तो 8:40 वर्ष। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये एक तरीका हुआ। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम दूसरा तरीका भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है कि ये x है और उसके बाद में ये y है, उसके बाद में 5 साल पहले जो इन लोगों का उम्र था ये 5 और 7 के अनुपात में था और ये 3 और 4 के अनुपात में है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम चाहें तो इसमें अनुपातिक मान किसी एक में लगा सकते हैं। तो अगर चाहें तो इसी में अगर हम x और इसमें भी x लगा दे रहे हैं तो इसको कैसे सजाएंगे, लिखेंगे x और y के बारे में ऐसे लिखेंगे। तो x और y के बारे में लिखेंगे तो पहले x लिखेंगे तो 3x अब -5 करेंगे, -5 और बट्टा फिर लिखेंगे 4x माइनस में 5 और हो जाएगा कितना 5/7। इस तरीके से भी इसको हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 7 3 का 21, यहां लिख देते हैं 7 3 का 21x माइनस में 35 इक्वल टू, ये इससे गुना हो जाएगा 4 5 20x माइनस में हो जाएगा 25। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा और ये इधर जाएगा हमारे पास तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो माइनस में 25 और प्लस में 35 अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा 10 का अंतर है। अब ध्यान दीजिएगा, हमसे पूछा गया है y का वर्तमान ये 4x,
तो 4x का मान क्या हो जाएगा, 4 गुने 10 लिखेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 40 वर्ष। इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी सजा सकते थे। ध्यान दीजिएगा कैसे, यहाँ पर तीसरे में इसको हम चीज को लिख, आप जैसे आपको दिख रहा हो वैसे आप सजा सकते हैं। 5:7 में 5 साल पहले था, उसके बाद में वर्तमान जो है वो कितना के अनुपात में है, 3:4 में है। तो हम चाहते तो इसी में अनुपातिक मान को क्या करते, लगा देते। तो आप ध्यान दीजिएगा ये आगे की तरफ बढ़ेगा, इसका मतलब हो जाएगा कि y न लगा के, ठीक है y भी कोई दिक्कत नहीं है, t लगा देते हैं, क्योंकि यहां पर भी y है इसलिए। तो क्या हो जाएगा 5t अब प्लस में 5 हो जाएगा, क्योंकि वो आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और यहां हो जाएगा 7t प्लस में 5 = 3/4 हो जाएगा। तो 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको फिर यहां से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 20t प्लस में 20 = कितना हो जाएगा 21t प्लस हो जाएगा 15। ये इधर जाके घट जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा t का जो मान आएगा 5 आएगा, 5 आ जाएगा। अब देखिएगा y का वर्तमान आयु का मतलब यहां पर जो हो रहा है y का वर्तमान आयु बराबर 7t या +5 होगा यहां पर, तब यहां वर्तमान में यहां पर आप आ पाएगा। यहां से यहां आने के लिए इसमें 5 साल और जोड़ देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा, अर्थात 7 गुने 5 प्लस में 5 = कितना हो जाएगा 7×5 = 35 और 5 क्या हो जाएगा 40 वर्ष। देखिए कई क्वेश्चन में हम कई तरीका इसलिए नहीं बता पाते हैं ताकि ये जो है ना लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए जब हम वहाँ पर थ्योरेटिकल पॉइंट पढ़ाएंगे वहाँ पे हम आपको बताएंगे। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि शांत जल में एक नाव को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने और वहां से अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में कुल 15 घंटे लगते हैं। उसी यात्रा के लिए नदी में प्रवाह होने पर 16 घंटे की आवश्यकता होती है। नाव और नदी की गति के बीच का अंतर 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नदी के प्रवाह की गति ज्ञात करें, यानी कि धारा की चाल क्या है। थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाला है। शांत जल का मतलब हुआ, मान लिए कि ये शांत जल है जहां पर ये प्रवाह नहीं हो रहा है। तो मान लिए कि यहां से यहां तक कोई दूरी है, जिसको इसको जाना है, तो इसकी मान लिए कि इसकी d दूरी है। तो यहां से गया और फिर यहीं पर वापस लौट के आया, तो ये तो 2 बार ना दूरी को तय किया, अर्थात 2d दूरी को तय किया। ये 2d दूरी को तय किया। शांत जल में एक नाव को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने और वहां से अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में कुल 15 घंटे का समय लगा। तो ये तो दूरी हो गया। अब इसका मान लिए कि इसका चाल, हम मान लिए कि नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा था। तो x किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जब यह जाता है इतना दूरी तय करने में, तो उसको समय कितना लगता है 15 घंटे का समय लगता है। तो हम जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो ये हो जाएगा 15 घंटा = 2d बटा x। ये मान लिया कि ये एक इक्वेशन हमारे पास हो गया। आगे पढ़ते हैं। उसी यात्रा के लिए नदी में प्रवाह होने पर, यानी कि यही 2d दूरी को तय करने के लिए नदी में प्रवाह होना पड़ रहा है, यानी कि यहां से यहां तक फिर जाना और फिर यहां से यहां तक आना नदी के साथ, यानी कि धारा की एक दिशा है अपनी इस तरीके से। तो फिर यहां लिखेंगे हम तो कि धारा की चाल बराबर, मान लिए कि यह y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप बताइए कि जब इधर से जब हम जाएंगे, जो नाव की चाल है और फिर धारा की चाल है, वो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। लेकिन जब हम वापसी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। अर्थात जब इधर से ही d दूरी को जब हम जाएंगे इधर से, तो x + y हो जाएगा, यानी कि कम समय लगेगा हमें। और जब उधर से जब हम वापसी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x -
y हो जाएगा। और इस क्रिया में ऐसे होने में जो समय लग रहा है वह 16 घंटे का समय लग रहा है। तो मान लिया कि यह इक्वेशन दूसरा हो गया तैयार। अब क्वेश्चन में कहता है कि नाव और नदी की गति यानी कि धारा की चाल के बीच का अंतर दिया गया है, अर्थात x माइनस वाई के बारे में बता रहा है कि जो इसका अंतर है वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा का है। इक्वेशन नंबर इसको 3 कह देंगे। अब इस इक्वेशन को अगर सोल्व करेंगे तो ये बहुत ही लेंदी और बहुत ही बड़ा प्रोसेस ले लेगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इक्वेशन को संतुष्ट कराएंगे ऑप्शन से जैसे भी हो सके। तो हम ऑप्शन से समीकरण को संतुष्ट करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो ये मान जो इसमें जो भी दिया हुआ है ये सब y का मान दिया हुआ है, हमसे यही पूछा भी गया है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ मतलब आप खुद से समझने वाली बात है, यहाँ हम क्या रखें और यहाँ क्या रखें कि इसका अंतर इतना आ जाए। तो हम मान लिए कि यहाँ पर x का मान जो है 20 मान लिए, तो मान लिए तो x बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा और y का मान लिए कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या इसका अंतर जो आ रहा है 15 आ रहा है? तो हाँ आ रहा है। अब ऊपर भी चेक करेंगे, जब हम ऊपर की तरफ चेक करेंगे यहाँ पर हाँ, उसके बाद डी के बारे में भी यहाँ पर सोचने वाली थोड़ा सा ज़्यादा ही बात है। तो डी का मान हम मान लेंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मान रहे हैं क्योंकि हम इस क्वेश्चन को मान चुके हैं, देख चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो 150 किलोमीटर इसका डी का मान आएगा। अब जब इसको मान को हम यहाँ 150 रखेंगे और इस पर सोल्व करेंगे, देखिए जब 150 यहाँ रखेंगे और यहाँ 25 रखेंगे तो ये कट जाएगा कितना बार में, 25 से कट जाएगा, 4 दूनी 6 बार में कट जाएगा। उसके बाद में यहाँ से कट जाएगा 10 बार में। तो देखिए 10 घंटा और 6 घंटा 16 घंटा पूरा कर लिया। और फिर यहाँ पर भी ये संतुष्ट इसको कर लेगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। y का मान 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 में कहता है एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई। तो मान लिए किसी वस्तु का जो मूल्य है, वस्तु का मूल्य बराबर 100 रुपया है और उसमें 10% का वृद्धि किया गया। तो 10% का वृद्धि करने का मतलब हुआ ये खुद में जो है वो 100% था, यानी कि इसका 100% बराबर 100 रुपया है। तो जब 10% का वृद्धि करेंगे तो इसका 10% जब बढ़ाएंगे तो यह 110 रुपये का वस्तु हो जाएगा। वृद्धि की गई और फिर इसे 10% कम कर दिया गया। कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है? अब इसमें 10% कमी करेंगे तो अब ये खुद अब 100% बन गया। अब एक बार जब कमी जब इस पे करेंगे तो ये 100% बराबर 110 रुपया होगा और इसमें 10% कमी करेंगे तो 90% बचेगा। तो इसका 10% जब हम कम करेंगे तो इसमें 10 न कम होकर 11 कम होगा और 11 कम होगा मतलब 99 रुपया पर ये पहुंच जाएगा। 99 रुपया पर पहुंच गया तो ओरिजिनल मान तो इसका ये है, तो इसमें कितना का कमी आ गया? 1 रुपया का कमी आ गया, अर्थात कमी हो जाएगा। कमी प्रतिशत बराबर 1/100 गुना 100%, अर्थात 1% की कमी हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। ये मेथड 1 हो गया। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा मेथड समझिए। दूसरा मेथड जो होता है a + b + ab/100% आप लगाइए, जो भी होगा इसका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 10% वृद्धि तो यहाँ लिखेंगे 10, फिर 10% की कमी तो यहाँ लिखेंगे माइनस में 10 और यही माइनस और प्लस मिला के यहाँ माइनस हो जाता है, इसलिए फिर लिखेंगे 10 गुने 10 और बट्टा में हो जाएगा 100 और यहाँ लगा देंगे परसेंटेज। अब इसको सोल्व कर देंगे, इसका जो भी मान आता होगा वो आंसर हो जाएगा। देखिए 10 से 10 गायब हो जाएगा और यहाँ दोनों 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, -1% आएगा। माइनस जो है ना यह कमी को दर्शाता है और प्लस में अगर यदि रहता तो यह वृद्धि को दर्शाता है। यह कुछ नहीं होता है यहाँ पर, अर्थात 1% की कमी हो जाएगा यहाँ पर और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है कि किसी संख्या का 35% 91 है तो वह संख्या है, अर्थात 35% बराबर 91, तो पूछ रहा है कि 100% बराबर व्हाट, 100% बराबर व्हाट, यानी कि वह संख्या क्या है। बस हो गया। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर, देखिए अगर इधर से हम काटेंगे तो लिख ही देते हैं, इतना बट्टा 35 और गुना में हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए हम यहाँ से जब इसको काटेंगे तो हो जाएगा 20, और यहाँ से काटेंगे तो हो जाएगा ये 7, और 7 से काटेंगे तो कट जाएगा कितना, 13 सत्ते 91, उसके बाद में 13 दूना 26, 260, और यही इसका आंसर हो जाएगा। हम देखिए कहना क्या चाह रहे थे कि कम काटना चाह रहे थे, यानी लिखना चाह रहे थे कि 35% बराबर 91, तो 7 से यहीं पे हम काट लिए तो बचा 5, और 5 में 20 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो यहाँ तो भी तो बचा था 13, 13 में 20 से गुना करेंगे तो क्या हो जाता, 260। इतना काटना नहीं पड़ता, तो हमारा आंसर जो होगा 260 आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 का सलूशन हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह ग्राफ है, थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है खास। कहता है कि निम्नलिखित बार ग्राफ जो दिया हुआ है का अध्ययन करें जो संस्थान ए और बी में 5 वर्षों के दौरान नामांकित होने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है, और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। संस्थान ए और बी में वर्ष 2014 से 2018 के दौरान नामांकित होने वाले छात्रों की संख्या ये दर्शा रहा है। उसके बाद में इसका ग्राफ जो बनाया गया है, उसके बाद संस्थान ए को जो ये वाला कलर है ये दर्शा रहा है, और ये जो हमारा ब्लैक कलर है, काला वाला कलर है, संस्थान बी को दर्शाता है। कहता है अब क्वेश्चन यहां से शुरू होता है कि संस्थान ए में वर्ष 2017 और वर्ष 2018 के दौरान नामांकित होने वाले छात्रों की संख्या का संस्थान बी में वर्ष 2014 और 2015 के दौरान नामांकित होने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक संस्थान ए है और एक संस्थान यहाँ पर हम लोग बी लिख देंगे। तब बोला है कि संस्थान ए में वर्ष 2017 और 2018, 2017 और 2018, और ये जो कलर है हमारा स्काई कलर, जो ब्लू कलर जो है, हाँ ये जो कलर है जो हमको ये दर्शाता है ए के बारे में। तो 2017 और 2018 में जो दर्शा रहा है, कितना दर्शा रहा है, 250 और 260, तो इसके पास लिख देंगे हम लोग 250 प्लस 260 ऐसे। उसके बाद अनुपात लगा देंगे। उसके बाद बोला है बी के बारे में 2014 और 2015 चाहिए, तो 2014 में 225 है, तो लिख देंगे यहाँ पर हम 225, और प्लस में 2015 में बी के संस्थान के बारे में कितना है, 360 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 360, और दोनों को जोड़ देंगे। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 250, 250, 500 और 10, 510, कितना आ जाएगा, 510। उसके बाद में ये जो हमारा है ये आ जाएगा हमारा कितना, 300 और 200, 585 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 585 हो जाएगा। अब ये हम काटेंगे इसको, कितना से कट जाएगा, 17, 17 तिया 51, 17 तिया 51, यहाँ से ये नहीं कट रहा है, तो पहले 5 से ही काट के हम इसको चेक कर लेंगे। जब हम लोग 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, उसके बाद फिर हो जाएगा 5 एकम 5, उसके बाद में बच जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 7 पचे 35। उसके बाद इस यहाँ पर हम लोग आएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, उसके बाद में 0, उसके बाद में हो जाएगा ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। उसके बाद में देखिए ओहो ठीक है, अब ये 3 से कट रहा है, दोनों में 3 क्या है, कॉमन है, तो जब हम 3 से इसको काटेंगे तो 3 तिहाई 9 और 3 चौका 12 हो जाएगा। उसके बाद में इसको जब हम 3 से काटेंगे तो ये भी हो जाएगा 3 तिहाई 9 और बच जाएगा 27, 9 तिरका 27। जिस ऑप्शन में 34 अनुपात 39 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में कहता है कि गेहूं की प्रति किलोग्राम की कीमत में 20% कमी के कारण राम 800 रुपये में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। गेहूं की प्रति किलोग्राम मूल कीमत कितनी थी? ध्यान दीजिएगा, 20% की कमी हुआ है तो राम रुपया 800 में ही वह 5 केजी गेहूं जितना खरीदता था उससे अधिक खरीद सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें क्या जाता है, जितना परसेंट का गिरावट हुआ है, कितना परसेंट का गिरावट हुआ है? 20% का। तो रुपया का उतना परसेंटेज निकाल लेंगे तो उस रुपया में 5 केजी गेहूं आ रहा है तो लिखेंगे यहां पर 5 केजी गेहूं का कीमत, इसका 20% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 160 रुपया आ जाएगा। अर्थात 1 केजी गेहूं का मूल्य क्या हो रहा है? इसका मतलब अब इससे भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 5 तिया 15 और उसके बाद में 2 बार में कट जाएगा, 5 दूना 10। अर्थात अभी वर्तमान मूल्य हो गया ये, जब 20% कमी हुआ है तब, अर्थात 80% का जो रेट लग रहा है, अर्थात यहां भी हम लिख दे रहे हैं ये वर्तमान मूल्य है। वर्तमान में इसका जो रेट है ये, तो जब 80% है तो पहले 100% जब था तो वो क्या रेट था? अर्थात 100% पर 1 केजी का मूल्य क्या होगा? अर्थात 80% बराबर 32 रुपया, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 40 रुपया हो जाएगा। और इसका प्रारंभिक मूल्य जो था यही है, ये प्रारंभिक मूल्य यहां लिख देते हैं, प्रारंभिक मूल्य 40 रुपये प्रति केजी थी। यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। कहता है कि 1/4 भाग 1/2 छोटा कोष्ठ 2/5 माइनस 1/3 बट्टा 1/2/3 का 3/4 माइनस 1/4 का 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है, देखिएगा ध्यान से इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1/4 भाग में है तो यहां पर ये मान जो होता है हमारा पलट जाएगा, ऐसे बन जाएगा। कोष्ठ में रहने देंगे, इसका कैलकुलेशन यहीं पे कर लेंगे। 3 दूना 6 और इसमें से 5 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 1/15 बन जाएगा ऐसे। और फिर उसके बाद बटा लगाएंगे, ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दू 5, 5/3 गुना 3/4 माइनस 1/4 का 2/3 है। बस इसको सोल्व कर देना है। देखिएगा इससे ये कट रहा है 2 बार में, इसका मतलब हो जाएगा 1/30 बन जाएगा। देखिए दूसरा कोई इसमें कुछ नहीं हो रहा है। अब यहाँ देखिएगा इस 3 से ये 3 कट रहा है, इससे यहाँ ये भी कट रहा है तो इसका मतलब ये बन गया हमारा 5/4 और माइनस में हो जाएगा 1/6, ऐसे बन जाएगा। इक्वल करेंगे 1/30 लिखेंगे और फिर बट्टा देंगे, यहाँ लिख देते हैं इक्वल। ये अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 आएगा। तो इससे जब इसको काटेंगे तो 3 बार में काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15। उसके बाद में ये 2 बार में कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 6 दूना 12, 2 आ जाएगा। उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा ये क्या लिखाएगा? 1/30 गुना, ये ऊपर चले जाएगा हमारा 12 और बट्टा में बच जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा जो 13। अब काट दीजिए, ये हो जाएगा हमारा 2 और ये हो जाएगा हमारा 5। उसके बाद में ये गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/13 65। और जिस ऑप्शन में 2/65 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 84 होगा। क्वेश्चन नंबर 84 होगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 84, यदि 4a बराबर 5b बराबर 8c है तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा? ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे, जैसे दिया वैसे लिख दिया जाता है। 5b बराबर 8c और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर व्हाट, तो यही मान। देखिएगा क्या करते हैं इसमें कि a का मान निकालना होगा तो इस दोनों मान से इसमें गुना कर दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा? 8×5 = 40। b का मान निकालना तो इसी को ढक देंगे और जो बाकी दिख रहा है इससे गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा? 8×4 = 32, सॉरी। उसके बाद में इसको ढक देंगे तो क्या हो जाएगा?
20 हो जाएगा। अब कट कितना से रहा है, सब कट रहा है हमारा 4 से। जब 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा हमारा 5। अब ये नहीं कट रहा है। जिस ऑप्शन में 10:8:5 दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 जो टेस्ट सीरीज नंबर 5 का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। कहता है यदि माध्यिका और बहुलक का अंतर 38 है तो माध्यिका और माध्य का अंतर है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक चीज हम यहां लिख देते हैं कि फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये हमारा फॉर्मूला होता है। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ माध्यिका और बहुलक का अंतर, यानी कि हम यहां लिखेंगे बहुलक माइनस माध्यिका बराबर 38 लिख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम यहां पर बहुलक बराबर अगर निकालेंगे तो इसको इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 38 प्लस माध्यिका लिखेंगे। जब अब बहुलक के जगह पर हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे। क्या लिखेंगे, 38 प्लस माध्यिका बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य लिखेंगे। ये इधर का है। अब ध्यान देने वाली बात यहां पर ये है कि यह इस साइड जाएगा तो इसमें से घट जाएगा तो क्या बचेगा, 38 बराबर 2 माध्यिका माइनस 2 माध्य। दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा माध्यिका माइनस माध्य बराबर 38/2 कट जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। अर्थात माध्यिका और माध्य का जो अंतर पूछा है वो हमारा हो जाएगा 19, और जिस ऑप्शन में 19 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।